आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आप सभी का जीके सरकारी में। मैं खिमेश कुणाई। तो आपका 30 तारीख को आबकारी और प्रवर्तन सिपाही का पेपर है, तो आज 27 तारीख हो गई है, तो अब आपका बहुत कम समय रह गया है। उम्मीद है आप सभी लोगों का स्कोर अच्छा इसमें आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आपका स्कोर सही आ रहा होगा। और कुछ आप लोग नया पढ़ने की कोशिश अभी मत कीजिए, क्योंकि ये पेपर आपका नज़दीक है। कुछ नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसके चक्कर में जो आपने पीछे पढ़ा है वो भी आप लोग भूल जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा एक दो प्रैक्टिस सेट और आप लोग आपको लगा लीजिए। तो एक प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि आपका लास्ट पेपर अब 30 तारीख को आ गया है, कल 28, फिर आपका परसों 29 तारीख हो जाएगी। तो देखते हैं कि आप लोग देखिए किस तरीके से आपका स्कोर बन रहा है इस प्रैक्टिस सेट में। कोशिश कीजिएगा, और मैंने कोशिश करी है कि पेपर को मैं मॉडरेट टू इजी लेके जाऊं। तो पेपर ज़्यादा ना हार्ड, ज़्यादा ना इजी, ना ज़्यादा हार्ड पेपर, बिल्कुल मॉडरेट मैंने इसको रखा हुआ है। तो आपने करना क्या है कि मेरे साथ साथ आप लोग इसको लगाइएगा, और आप लोग लास्ट में कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका स्कोर आखिर कितना बन रहा है। और कोशिश कीजिए कि हिंदी में कितना बन रहा है, उत्तराखंड में कितना बन रहा है, और जीएस में क्या आपका स्कोर रह रहा है, और रीजनिंग में आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो सेक्शन वाइज आप उसको कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टोटल नंबर भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आपके आखिर नंबर कितने बन रहे हैं इसमें। तो इससे एक आपको भी अपना अनुमान हो जाएगा कि हाँ पेपर किस तरह का रहने वाला है और क्या स्कोर रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो ऑप्शन है शुद्ध लक्षणा, अभिधा, लक्षणा या फिर व्यंजना। तो शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का या सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो इसका सही उत्तर है अभिधा। तो कौन सी शक्ति होती है यहां पर, अभिधा होती है। तो इसका सही उत्तर बी है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। आपका अगला प्रश्न है मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन है केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, या साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, या साधारण बोलचाल की भाषा, या मध्यकालीन साहित्यिक पुस्तकों की हिंदी। इसमें से किसको मानक हिंदी कहा जाता है। तो साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप क्या कहलाता है, मानक हिंदी कहलाता है। यानी जो भारत में मानक भाषा किसको माना गया है, खड़ी बोली को। किसको माना गया है, खड़ी बोली मानक भाषा है। और साहित्यिक रूप में जो भाषा हिंदी का स्वीकार्य रूप क्या होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मानक हिंदी बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, तीसरा प्रश्न है, अभिधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है। अभिधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है। तो पहला ऑप्शन परिणात्मकता से, परिणामवाचकता से, या ए बी दोनों से, या फिर मूलार्थ व्यंजकता से। तो अगर आपने शब्द शक्ति पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि अभिधेयार्थ क्या होता है, तो आपने पढ़ रखा होगा। तो ऑप्शन पहला परिणात्मकता से, परिणामवाचकता से, ए बी दोनों से, या फिर मूलार्थ व्यंजकता से। तो सही उत्तर इसका डी है। अभिधेयार्थ वाचक संबंधों का शब्दों का संबंध किससे है, मूलार्थ व्यंजकता से है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं। सार्थक यानी कि जिसमें जिनके टुकड़े करने पर उनका अर्थ निकले, सार्थक। तो जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही उत्तर कौन सा है इसमें। सही उत्तर है आपका यौगिक। तो आपने शब्दों के प्रकार पढ़े होंगे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। इसमें रूढ़ क्या होते हैं, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ हमको प्राप्त नहीं होता है। यौगिक में क्या होता है, कई सार्थक खंड प्राप्त होते हैं और हर एक का अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो ये इसके भी सार्थक खंड मिलेंगे, लेकिन ये अपने बारे में न बताकर किसी तीसरे की ओर क्या करेगा, संकेत करता है। जैसे आपका दशानन, पंकज, तो इस तरह के शब्द यहां पर होते हैं। पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है। विशेष्य विशेषण युग्म में एक गलत है। तो ऑप्शन है सर्व का विशेषण का विशेष्य, इसमें पहले विशेष्य दिया गया है फिर विशेषण दिया गया है। तो सर्व विशेष्य, तो सर्व का क्या विशेषण क्या बन सकता है, सुलभ, ताजी का, रोटी, कर्म का
निष्ठ, भाव का विह्वल। बताइए इसमें से कौन सा गलत है, बताइए। तो इसमें बी वाला गलत है। तो ताजी रोटी, तो ये कोई बनता है, इसमें कोई विशेषण नहीं बनेगा, ताजी का कि रोटी बन जाएगा। तो आपको इसमें दिख भी रहा होगा, तो सही उत्तर क्या है इसमें, बी। छठा प्रश्न देखते हैं अगला। वे प्रत्यय जो धातुओं के मूल रूप के साथ एक नए शब्द का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? वे प्रत्यय जो धातुओं के मूल रूप के साथ नए शब्द का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। वे प्रत्यय जो धातुओं के मूल रूप के साथ एक नए शब्द का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये नहीं बताया गया है कि कौन इसका, यानी कि संज्ञा, सॉरी सर्वनाम जो विशेषण है या फिर संज्ञा है, ये जोड़ने पर कौन सा प्रत्यय बनेगा, या क्रिया के साथ जुड़ने पर कौन सा प्रत्यय बनेगा, ये नहीं पूछ रहा है। ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि वे प्रत्यय जो धातुओं के मूल रूप के साथ नए शब्द का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपने पढ़े होंगे यहाँ पर प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृदंत होता है, तद्धित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए बी दोनों। इसका सी उत्तर है, क्या कहलाते हैं वो, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं और तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। सातवां प्रश्न है, तो इसमें एक तरफ आपके गढ़वाली शब्द दिए हैं कि हिंदी अर्थ दिया है, तो हमने इसमें से बेमेल युग्म की पहचान करनी है। तो पहला इसमें अखोड़, अखरोट, तो ये तो सही है हमारा। अनबट, अविभाज्य, यह भी सही है। पौड़ो, तो पौड़ो का अर्थ अतिथि होता है, यह भी सही है। बगछट, तो आपने गाना भी सुना होगा बगछट मन, तो बगछट का मतलब उपजाऊ नहीं होता है, बगछट का मन क्या होता है, आनंदित। क्या होता है, आनंदित। तो इस तरह के शब्दों को ध्यान रखना है, बगछट का मतलब क्या होता है, आनंदित। चलिए अगला देखते हैं, आठवां प्रश्न, खुर खुरी का अर्थ स्पष्ट करें। यह भी एक गढ़वाली लोकोक्ति है, तो हमने इसका एक अर्थ स्पष्ट करना है, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए, खुरखुरी प्रतिशोध की भावना, या फिर ईर्षा जलन, या फिर अनकहा दर्द जिसका शरीर और मन पर बुरा असर पड़े, या फिर प्रियजन या अपनों से दूर रहने पर होने वाली उदासी भरी व्याकुलता को खुरखुरी कहते हैं। किसे बोलते हैं खुरखुरी? प्रतिशोध की भावना को खुरखुरी कहा जाता है गढ़वाली में। ठीक है, तो इसका पहला ए उत्तर है आठवें का। आगे बढ़ते हैं, नवां प्रश्न, वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? वह अपना सिर खुजलाता है, बताइएगा। अकर्मक क्रिया है, या प्रेरणार्थक क्रिया है, या फिर अनुकरणात्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, बताइए। तो वह अपना सिर खुजलाता है, तो इसमें सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। अकर्मक में इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है। प्रेरणार्थक क्रिया में प्रेरणा दी जाएगी, इसमें प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक होते हैं। अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती है? जहां पर किसी जानवर की आवाज, जैसे घोड़े का हिनहिनाना, या फिर किसी बर्तन के गिरने की टन की आवाज, तो वो क्या होती है? अनुकरणात्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म होता है और अकर्मक के साथ में कर्म नहीं होता, इसलिए उसका नाम ही क्या है? अकर्मक। 10वां प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। किसका? शुद्ध वर्तनी। तो पहला है अत्यधिक, तो ये तो गलत हो गया, अत्यधिक होता है, ना कि अत्याधिक होता है, ओनली क्या होता है? अत्यधिक होता है। धनाढ्य, तो धनाढ्य इस तरीके से होगा आपका ये, धनाढ्य। ब्रह्मा, तो ब्रह्मा नहीं, केवल ब्रह्म होता है। और सरबत, तो इसको भी देखिएगा, तो इसमें हलन नहीं लगता धनाढ्य में, ये भी गलत होगा, हो गया आपका ये। तो ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म होता है, तो इसमें शुद्ध क्या है? सरबत। क्या है? सरबत। तो इसका सही उत्तर डी। 11वें प्रश्न की बात करते हैं, भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। भुजंग बताइए किसका है? केचुआ, गिरगिट, तोता या सर्प? तो भुजंग किसका पर्यायवाची? सही, सर्प का। सही उत्तर डी। चलिए अगला देखते हैं, उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद होगा, बताइए क्या होगा? इसमें संधि कौन सी तो हमें पता होना चाहिए। तो इसमें आपका व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि है इसमें।
तो क्या होगा, उच्च धन शिष्ट होगा या उच्च धन शिष्ट या उत्धन शिष्ट या उत्धन शिष्ट, बताइएगा सही क्या होगा, उत्धन शिष्ट। इसका भी सही उत्तर क्या है, डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13वां। जो विशेष रूप से आदर के योग्य हो उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो विशेष रूप से आदर के योग्य हो उसके लिए एक वाक्यांश के लिए क्या से एक शब्द होगा, बताइएगा। आदरणीय होगा कि समादरणीय होगा या माननीय होगा या पूजनीय होगा। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, बी, समादरणीय। समधन आदरणीय क्या होगा, समादरणीय। इसका सही उत्तर बी। अगला 14वां क्वेश्चन देखते हैं। अलंकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ठीक है, बताइएगा इसमें इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो पहचान के लिए इसमें ज्यों इस तरह शब्द आते हैं। किस में आते हैं इस तरीके से, बताइए। रूपक में आएंगे, अनुप्रास या श्लेष या उत्प्रेक्षा, बताइए कौन सा अलंकार होगा इसमें। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो सही उत्तर कौन सा इसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार। सही उत्तर कौन सा इसका, डी। चलिए आगे देखते हैं 15वां प्रश्न। शंख ध्वनि नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है, बताइए। शंख ध्वनि मनोहर श्याम जोशी की या सुमित्रानंद पंत की या रमेश पोखरियाल निशंक की या शेखर जोशी की, बताइए। शंख ध्वनि नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है। सुमित्रानंदन पंत। किसकी पुस्तक है ये, सुमित्रानंदन पंत की। सही उत्तर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं। तो एक गढ़वाली मुहावरा है, अल खुंड मेरा मुंड, बताइएगा इस मुहावरे का इस अर्थ स्पष्ट करें। अल खुंड मेरा मुंड, अल्पाहारी सदा सुखी रहता है, आ बैल मुझे मार, या ऊंट के मुंह में जीरा, या ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, बताइएगा। अल खुंड मेरा मुंड, तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, आ बैल मुझे मार। ठीक है, सही उत्तर क्या है इसका, बी। तो इस तरीके से भी पेपर में पूछ सकता है। अगला प्रश्न 17वां देखते हैं। किसी मूल रेखा अथवा भाषण को उसके निहित तथ्यों सहित संक्षेप में प्रस्तुत करने की क्रिया को क्या कहते हैं। किसी मूल रेखा अथवा भाषण को उसके निहित तथ्यों सहित संक्षेप में प्रस्तुत करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने, संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण, या संक्षिप्तीकरण या संप्रेषण, या फिर संक्षेपण या समस्तीकरण, या पल्लवन या संक्षेपण, बताइए कौन सा सही उत्तर होगा इसमें से। किसी मूल रेखा अथवा भाषण को उसके निहित तथ्यों सहित संक्षेप में प्रस्तुत करने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताइएगा। सही उत्तर संक्षिप्तीकरण या फिर संक्षेपण उसको हम लोग बोलते हैं। सही उत्तर क्या है 17वें का, ए। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, बताइएगा। बताइए कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। ऑप्शन ग्राम, आंधी, इंद्रजाल या स्वप्नमयी, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखी है। तो ग्राम लिखी है, आंधी भी जयशंकर प्रसाद की है और इंद्रजाल भी। तो स्वप्नमयी नहीं है, तो इसमें सही उत्तर कौन सा है, डी। तो स्वप्नमयी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। 19वां प्रश्न देखते हैं। जख मैर नी तख रात नी ब्यांदी, उपयुक्त लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है। जख मैर नी तक रात नी ब्यांदी, उपयुक्त लोकोक्ति का अर्थ इसमें स्पष्ट करना है कि किसी के न होने से काम नहीं अटकता, या फिर असमय पर होने वाला अच्छा काम, या लापरवाही पूर्वक निगरानी करना, या दुविधाजनक स्थिति होना, बताइएगा। जख मैरनी तक रात नी ब्यांदी, बताइएगा क्या मतलब होता है इसका। इसी मुहावरे को मैं अगर आपको कुमाऊनी में कन्वर्ट करूं कि जख कुकड़ा नी होनी उठ क्या रात नी ब्यानी, तो यानी कि जहां मुर्गे नहीं होते क्या वहां रात सुबह नहीं होती। तो बताइएगा किसी के न होने से काम नहीं अटकता। सही उत्तर क्या है, किसी के न होने से कोई काम नहीं अटकता। जख मैर नी तक रात नी ब्यांदी, या फिर कुमाऊनी में इस मुहावरे दे सकता है कि जब कुकड़ा नहीं होते हैं वहां क्या रात नहीं होती, सॉरी सुबह नहीं होती। अगला 20वां प्रश्न है।
मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी क्रिया है? उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद बताना है, यहां पर कौन सी क्रिया है आपने बतानी है। उपयुक्त वाक्य दिया गया है, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। रेखांकित क्या है इसमें? लिखवाया। नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या अनुकरणात्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया? बताइए कौन सी क्रिया है? इस जो रेखांकित शब्द है इसमें बताइए कौन सी क्रिया है? इसमें प्रेरणार्थक क्रिया, किसी को प्रेरणा दी गई और उसके द्वारा पत्र लिखा गया। ठीक है, चलिए ये आपका हिंदी का पोर्शन सेक्शन पूरा हो गया। तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपके हिंदी में 20 में से कितने नंबर आए हैं सही। चलिए आगे देखते हैं, उत्तराखंड का सेक्शन आ गया आपका। माल देवता झरना या माल देवता जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? माल देवता जलप्रपात तो सोंग नदी पर है या फिर बाल्दी नदी या विद्यालना नदी या फिर रौ नदी? बताइएगा। तो ये माल देवता झरना कहां पर है? तो हमको ये पता होना चाहिए कहां पर है ये आपका। ये आपका देहरादून में है। कहां? बताइए कौन सी नदी पर है? तो सोंग नदी पर आपका माल देवता झरना स्थित है। तो सही उत्तर क्या है इसका? ए। अगला 22वें की बात करेंगे। निम्न में से किसके मध्य कुमाऊं समझौता हुआ था? किन किन के मध्य कुमाऊं समझौता हुआ था? ऑप्शन है गार्डनर और चौतरिया बमसाहा, या फिर अमर सिंह थापा और गार्डनर, या फिर मोहनचंद और चौतरिया बमसाहा, या अमर सिंह थापा या चौतरिया बमसाहा? बताइएगा कुमाऊं समझौता किस किस के मध्य हुआ था? सही उत्तर ए, गार्डनर तथा चौतरिया बमसाहा के मध्य कुमाऊं समझौता हुआ था। 23वां प्रश्न, हिलांस क्या है? हिलांस एक सुरीला पक्षी है या एक वाद्य यंत्र है या फिर एक तांत्रिक अनुष्ठान है या फिर एक प्राचीन जाति? बताइए क्या है हिलांस? तो हिलांस एक सुरीला पक्षी है। तो सही उत्तर इसका ए। चलिए आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन की पहचान करें। तो फैड़ी, सीढ़ी, वबरी मकान का भूतल या फिर परिया दही मथने का पात्र? बताइए इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? फैड़ी का मतलब सीढ़ी होता है, सही है। वबरी मकान का भूतल होता है, यह भी सही है। परिया दही मथने का पात्र, यह भी सही है। तो इधर कूट में तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? 1, 2 और 3। तो डी उत्तर सही है इसका। सभी सही है, यहां पर सभी कथन सही दिए गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। अभिलेखों में प्रमातार कौन था? प्रमातार तो कार्तिकेयपुर जो राजवंश था उसके अभिलेखों में प्रमातार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन है विदेश मंत्री के लिए या भूमि सर्वेक्षक के लिए या उत्सव अधिकारी के लिए, कर अधिकारी के लिए? बताइए प्रमातार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भूमि सर्वेक्षक के लिए, जो भूमि सर्वे करता था। ठीक है, अगला प्रश्न 26वां। निम्न में से किस स्थान से कुषाणों के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं होती है? तो बताना हमने कौन कौन सा स्थान कुषाणों के संबंध में जानकारी रखते हैं। तो सुमाड़ी गांव रखता है आपका, वीरभद्र रखता है, गोविसाण रखता है। बताइएगा इनमें से। तो मेला चौक, तो मेला चौक नामक स्थान कुषाणों के संबंध में कोई जानकारी नहीं देता। ठीक है, तो सुमाड़ी आपका पौड़ी में है, वीरभद्र ऋषिकेश, गोविसाण काशीपुर को बोलते हैं। और जो मेला चौक नामक जगह है यह आपका चंपावत में है। कहां पर है? चंपावत में है आपका ये मेला चौक। आपका ये लगभग रीठा साहिब से कुछ दूरी के आगे है मेला चौक। ठीक है, तो सुमाड़ी गांव, वीरभद्र, गोविसाण, कुषाणों के संबंध में यहां जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन मेला चौक से हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है, कत्यूरी काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है हमने। तो कत्यूरी शैली में मंदिर का शिखर उभरा हुआ ऊंचा होता है, यह भी सही है। कत्यूरी वंश की शाखा मणिकोटी वंश के प्रथम शासक करमचंद थे। कत्यूरी वंश की शाखा है मणिकोटी वंश, उसके प्रथम शासक करमचंद थे, यह भी सही है। कालिंका देवी, द्वाराहाट से कालिंका देवी की मूर्ति पर अनंतपाल देव का सन 1122 ईस्वी का एक हमको लेख प्राप्त होता है, यह भी सही है। कत्यूरी काल में सरभंग उच्च निरीक्षक था।
तो ये गलत है। तो सरभंग कौन था यहां पर? ये था आपका तीरंदाज। कौन था? तीरंदाज था सरभंग। तो इसमें ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है। इसमें कौन कौन से? 1, 2 और 4। तो इस तरह के स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, कब कहां से पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। अगला प्रश्न 28वां, पंचौला क्या है? पंचौला, इसे कचमोली भी कई जगह बोला जाता है, कचमोली। बताइएगा पंचौला क्या है? एक मांस का व्यंजन, एक मडवे का व्यंजन, या फिर गेहूं के आटे का एक रोट, या फिर एक मक्के का नमकीन व्यंजन। बताइए पंचोला या कचमोली क्या होता है? एक मांस का व्यंजन होता है। ठीक है, जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग जानते हैं क्या होता है पंचोला या कचमोली। चलिए अगला 29वां प्रश्न, राज्य के ज्यादातर पर्यटन केंद्र किस हिमालय में स्थित हैं? ऑप्शन ट्रांस हिमालय में, बृहद हिमालय में, या मध्य हिमालय में, या फिर बाह्य हिमालय। बताइए किस हिमालय में राज्य के ज्यादातर पर्यटन केंद्र स्थित हैं? तो सही उत्तर डी, बाह्य हिमालय में आपके ज्यादातर क्या है? पर्यटन केंद्र स्थित है। अगला 30वां प्रश्न, एक स्टेटमेंट दिया गया यहां पर, बनियात। बनियात के संबंध में हमने बताना है कि क्या है। तो यह एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान है। इसे दीवारा बनियात भी कहा जाता है, जो एक लोकोत्सव है। देव यात्रा संपन्न होने के बाद किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान बनियात कहलाता है। दीवारा बनियात को शिव सती के करुण पौराणिक प्रसंग से जोड़ा जाता है। बताइएगा बनियात के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी है। तो एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान है, यह भी सही है। इसको दीवारा बनियात भी कहा जाता है, और एक लोकोत्सव है, यह भी सही है। और देव यात्रा संपन्न होने के बाद जो यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है उसको बनियात कहा जाता है, यह भी ठीक है। और दीवारा बनियात को शिव सती के करुण पौराणिक प्रसंग से जोड़ा जाता है, यह भी सही है। तो उपयुक्त 1, 2, 3, 4 सभी चारों कथन क्या हैं? सही हैं। सही उत्तर डी। तो बनियात जब डोली एक कंधे में क्या है से दूसरे कंधे में जाते तो उसको भी बनियात कहा जाता है गढ़वाल में। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला, अगस्त मुनि व जखोली किस जनपद में स्थित हैं? अगस्त मुनि और जखोली, बताइएगा टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या पौड़ी, इसमें से किस स्थान पर अगस्त मुनि और आपका जखोली स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में दोनों स्थित हैं, अगस्त मुनि और जखोली। सही उत्तर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा मल्ला महल की स्थापना की गई? किसकी? मल्ला महल की। भीष्मचंद या कल्याणचंद या रुद्रचंद या रूपचंद, बताइए इसमें से किसके द्वारा मल्ला महल की स्थापना की गई? तो सही उत्तर रुद्रचंद के द्वारा मल्ला महल की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला 33वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कर गोरखों द्वारा जमीन व जायदाद के हस्तांतरण पर लिया जाता है? जैसे आज के समय रजिस्ट्री पर लिया जाता है ना सरकार द्वारा, तो वैसे ही पूछ रहा है कि कौन सा कर गोरखों द्वारा जमीन व जायदाद के हस्तांतरण पर लिया जाता था? ऑप्शन पगड़ी या पगड़ी, तिमारी, केरू या फिर मेजबानी दस्तूर। बताइए कौन सा कर जमीन व जायदाद के हस्तांतरण पर लिया जाता था? सही उत्तर ए, पगड़ी या पगड़ी। 34वां प्रश्न, भिकियासैंण के नौला जैनल से किसके द्वारा शिलाश्रयों की खोज की गई? भिकियासैंण में स्थित आपका नौला जैनल, यहां से शिलाश्रयों की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन MP जोशी, यशोधर मठपाल, यशवंत सिंह कटोच या फिर राकेश भट्ट। बताइए किसके द्वारा खोज की गई यहां से? सही उत्तर बी, यशोधर मठपाल के द्वारा भिकियासैंण के नौला जैनल से शिलाश्रयों की खोज की गई। और ये कहां पर स्थित है? अल्मोड़ा में। अगला, नौगांव किस नदी के तट पर स्थित है? नौगांव, बताइए ऑप्शन। ऑप्शन आपके सामने अलकनंदा, यमुना, भागीरथी या मंदाकिनी। बताइए इसमें से किस नदी के तट पर नौगांव, आपका उत्तरकाशी में स्थित है नौगांव, तो यहां पर यमुना नदी के तट पर स्थित है आपका कौन सा? नौगांव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है,
नृत्याधान पुस्तक के रचयिता कौन है? और इसी नृत्याधान पुस्तक में हमको छोलिया नृत्य का भी वर्णन मिलता है। किसका? छोलिया नृत्य का। इसको कहीं कहीं पर सरंकार भी कहा जाता है। तो बताइए, अशोक चल्ल की है या कराचल देव की है या हस्तिदल चौतरिया की है या अमर सिंह थापा की? बताइए किसकी पुस्तक है नृत्याधान? अशोक चल्ल की। सही उत्तर ए। चलिए 37वां प्रश्न देखते हैं। किस पवार शासक की मृत्यु मलेरिया से हुई थी? ऑप्शन जयकृत साहा या फिर ललित साहा। इसको आप जयकृत साहा लिखिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है यहां पर। श्याम साहा या फिर महीपति साहा? बताइए सही उत्तर कौन सा? बी। ललित साहा की मृत्यु हुई थी किससे? मलेरिया से, जब अपने पुत्र प्रद्युमन साहा को प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठाकर वापस लौट रहे थे। तो एक जगह है दुलड़ी, तो दुलड़ी नामक स्थान पर इनकी मलेरिया से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। किसके शासनकाल में प्रसिद्ध 12 वर्षीय युद्ध लड़ा गया? 12 वर्षीय युद्ध बताइएगा। भारती चंद, लक्ष्मी चंद या बाज बहादुर चंद या त्रिलोक चंद? बताइएगा। तो किसके समय हुआ था ये? भारती चंद के समय आपका 12 वर्षीय युद्ध हुआ था। तो सही उत्तर ए। तो भारती चंद के समय क्या हुआ था आपका? 12 वर्षीय युद्ध हुआ था डोटी के साथ में, और अपने आप को यह स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है कौन? भारती चंद। और यहीं पर नायक जाति की हमको यहाँ इसके बाद नायक जाति की उत्पत्ति भी हो जाती है। किसकी? नायक जाति की उत्पत्ति भी होती है यहाँ पर इसी के समय। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। प्रसिद्ध रॉक क्लाइंबिंग स्थल बुरास खंडा कहाँ स्थित है? बताइएगा। ऑप्शन चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल? बताइएगा किस जनपद में प्रसिद्ध रॉक क्लाइंबिंग स्थल बुरास खंडा स्थित है? तो सही उत्तर सी। कहां पर स्थित है? टिहरी में। चलिएगा 40वां प्रश्न देखते हैं। गढ़वाल नरेशों में किसका सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त होता है? किस गढ़वाल नरेश का, किस गढ़वाल शासक का सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त होता है? ऑप्शन कनकपाल, अनंतपाल द्वितीय या अजयपाल या सहजपाल? बताइएगा। तो सही ऑप्शन बी, अनंतपाल द्वितीय का हमको सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? रुद्रप्रयाग के धारसिल। तो धारसिल इधर एक जगह है, वहां से हमको धारसिल अभिलेख प्राप्त होता है। और कहां पर है आपका ये? रुद्रप्रयाग में। ऊखी मठ का धारसिल गांव है, वहीं से धारसिल अभिलेख प्राप्त होता है इसका, अनंतपाल द्वितीय का। अगला, तीलू रौतेली का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन गुराड़ गांव में या क्वारी गांव या तल्ला बासोट या दुर्गा पीपल? बताइएगा इसमें से किस स्थान पर तीलू रौतेली का जन्म हुआ था? गुराड़ गांव, क्वारी गांव, तल्ला बासोट या दुर्गा पीपल? बताइएगा। सही उत्तर गुराड़ गांव में। कहां पर? गुराड़ गांव में तीलू रौतेली का जन्म हुआ था। सही ऑप्शन ए। 42वां प्रश्न है। कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? कालू तड़ागी। ऑप्शन भारती चंद, सोमचंद, ज्ञानचंद या फिर भीष्मचंद? बताइएगा किस चंद शासक का सेनापति था कालू तड़ागी? तो सही उत्तर आपका बी, सोमचंद का सेनापति कौन था? कालू तड़ागी। अगला 43वां प्रश्न आपके सामने। राज्य की प्रथम खनन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑप्शन सन 2000 में, सन 2001 में या सन 2002 में या फिर सन 2004 में? बताइएगा किस वर्ष राज्य की पहली खनन नीति की घोषणा की गई थी? तो सही उत्तर आपका बी है, 2001 में। कब? 2001 में राज्य की पहली खनन नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है। खोली खान दुर्वा चौड़ मैदान का संबंध है? खोली खान दुर्वा चौड़ मैदान राज राजेश्वरी मंदिर से या बाराही देवी मंदिर से या फिर पूर्णागिरी मंदिर से या फिर कुरुण की नंदा देवी से? बताइए किस मंदिर से इस खोली खान दुर्वा चौड़ मैदान का संबंध है? बताइएगा। सही उत्तर बी, बाराही देवी मंदिर से इस मैदान का संबंध है। और ये मंदिर कहाँ है आपका? चंपावत में। यहीं पर क्या लगता है आपका? आषाढ़ी कौतिक
या फिर पाषाण मेला या बगवाल मेला। कब लगता है? रक्षाबंधन के दिन लगता है। और यहाँ पर 4 खाम आपस में पत्थरों से युद्ध लड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न है, मार्कंडेय मंदिर निम्न में से किस धाम का शीतकालीन पूजा स्थल है? मार्कंडेय मंदिर निम्न में से किस धाम का शीतकालीन पूजा स्थल? बताइए, गंगोत्री का है कि तुंगनाथ का या केदारनाथ या बद्रीनाथ? बताइएगा किसका है? सही उत्तर गंगोत्री का। तो मार्कंडेय मंदिर में किसकी शीतकालीन पूजा होती है? गंगोत्री धाम की। यहाँ मां गंगा की डोली आती है। अगला, राज्य में किलवरी चोटी कहाँ स्थित है? राज्य में किलवरी चोटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन पौड़ी में, चमोली में या नैनीताल या बागेश्वर। बताइए कहाँ है इसमें किलवरी चोटी? तो सही उत्तर सी, कहां पर है? नैनीताल में। चलिए 47वां प्रश्न देखते हैं। कुंडा खार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? कुंडा खार, इसके अलावा और भी लिख लीजिए, सुजली मुजली प्रथा भी उसमें है। सुजली मुजली, बताइए किस जनजाति में प्रथाएं हमको देखने को मिलती हैं? कुंडा खार, सुजली मुजली, बताइएगा। ऑप्शन थारू, जौनसारी, भोटिया या बोक्सा। तो सही उत्तर आपका भोटिया। तो भोटिया में ही आपका कुंडा खार या फिर सुजली मुजली प्रथा पाई जाती है। अगला प्रश्न, राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? बताइएगा, सबसे आसान प्रश्न है। राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? बताइएगा, थारू की, बोक्सा की, भोटिया या जौनसारी, किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सही उत्तर ए, थारू की जनसंख्या क्या है यहां पर? सर्वाधिक। सही उत्तर कौन सा? ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान, बताइए कहाँ स्थित है? देहरादून में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में या नैनीताल में? बताइएगा। सही उत्तर उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में कहां पर आपका? रुद्रपुर में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 50वां, लखवाड़ बांध परियोजना किस नदी पर? लखवाड़ बांध परियोजना, बताइए टोन्स पर है कि सोंग पर, रिस्पना या यमुना? बताइएगा, लखवाड़ बांध परियोजना किस नदी पर है? सही उत्तर आपका डी, यमुना पर आपका कौन सा बांध है? लखवाड़ बांध परियोजना। चलिए 51वां प्रश्न है, उजाला मित्र योजना क्या है? कौन सी योजना? उजाला मित्र योजना क्या है? राज्य में विद्युत कनेक्शन से वंचित परिवारों को कनेक्शन देने के हेतु या फिर महिला एवं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एलईडी बल्बों का वितरण या गर्भवती महिलाओं को पोषाहार वितरण हेतु या उपयुक्त सभी। बताइए इनमें से किस चीज के लिए उजाला मित्र योजना चलाई जा रही है? सही उत्तर इसका बी, महिला एवं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एलईडी बल्बों के वितरण के लिए यह उजाला मित्र योजना चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कुमाऊं में आबकारी विभाग, बताइए 1922 कि 1822 या 1820 की 1920? बताइए सही उत्तर क्या है इसमें? 1822 में कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना की गई थी। किस समय की गई थी? कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना किसके समय की गई थी? कमिश्नर ट्रेल के समय। किसके समय की गई थी? कमिश्नर ट्रेल के समय। अगला, हरि सिंह थापा को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हरि सिंह थापा किसको? बताइएगा, किस वर्ष हरि सिंह थापा को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सन 2013 या 2018, 2022 या 23? बताइए किस वर्ष किया गया था? सन 2013 में हरि सिंह थापा को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही उत्तर ए। चलिए अगला देखते हैं, राज्य पक्षी मोनाल पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया? राज्य पक्षी मोनाल पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया? ऑप्शन 1965, 1975, 1976 या 1966? बताइए किस वर्ष मोनाल पर डाक टिकट जारी किया गया? सही उत्तर इसका बी, 1975 में मोनाल पर क्या किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था।
55वां प्रश्न है, महिला जागृति पत्रिका, एक पत्रिका है, उसका नाम क्या है? महिला जागृति पत्रिका। बताइए किसके द्वारा लेके आ गई थी पत्रिका ये? कुंती वर्मा, विष्णु देवी शाह या बसंती देवी या तुलसी रावत? बताइए किसके द्वारा महिला जागृति पत्रिका निकाली गई? तो सही उत्तर तुलसी रावत। सही उत्तर आपका कौन सा? डी। चलिए अगला प्रश्न है 56वां प्रश्न है, किस ऐतिहासिक स्रोत में राज्य क्षेत्र में यादव वंश का निवास बताया गया? यानी कह सकते हैं किस ऐतिहासिक स्रोत से हमको यहां उत्तराखंड में यादव वंश के निवास करने की, इसके शासन करने की जानकारी प्राप्त होती है? बताइए सही उत्तर कौन सा है इसमें से? कालसी अभिलेख या लाखा मंडल अभिलेख या त्रिशूल लेख या सभी? बताइए कौन सा अभिलेख है इसमें से? सही उत्तर लाखा मंडल अभिलेख। किसका है? राजकुमारी ईश्वर का अभिलेख है, और यहां पर इसने अपने पति जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की याद में क्या बनवाया था? एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला 57वां प्रश्न है, बाजार नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ऑप्शन रामनगर, श्रीनगर, हल्द्वानी या अल्मोड़ा? इसमें से किसको बाजार के नाम से जानते हैं? तो सही उत्तर आपका बी। किसको? श्रीनगर को बाजार के नाम से जानते हैं। 58वां प्रश्न है, 2022 का उत्तराखंड रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? 2022 के उत्तराखंड रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नरेंद्र सिंह नेगी, हेमचंद्र सकलानी, हरीश रावत या अनूप शाह? बताइए इसमें किसको 2022 का उत्तराखंड रत्न सम्मान दिया गया था? सही उत्तर है आपका हेमचंद्र सकलानी। सही उत्तर इसका बी। 59वां प्रश्न है, निम्न में से किस अभियान के तहत उत्तराखंड सरकार द्वारा पहली बार पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रादेशिक सेना का गठन किया गया? बताइएगा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस अभियान या उत्तराखंड सेवा निधि अभियान या फिर हरित उत्तराखंड अभियान या फिर हिमालय बचाओ राज्य बचाओ अभियान? इसमें से किस अभियान के तहत उत्तराखंड सरकार पहली बार पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रादेशिक सेना का गठन किया है इसने? बताइएगा, हरित उत्तराखंड अभियान। तो सही उत्तर कौन सा? सी। सही उत्तर कौन सा है? सी। चलिए आगे देखते हैं। 60वां प्रश्न है, एक बीघा में कितनी नाली जमीन होती है? बताइएगा, 2 नाली, 3 नाली, 3.5 नाली या 2.5 नाली? बताइएगा एक बीघा में कितने नाली जमीन होती है? तो सही उत्तर कौन सा आपका इसमें? ए, 2.5 नाली जमीन होती है एक बीघा में। कितनी? 2.5 नाली होती है एक बीघा में। तो आपका उत्तराखंड सेक्शन कंप्लीट हो गया है इसमें। तो अगला सेक्शन आपका जीएस का है, तो आप लोग अपना उत्तराखंड का स्कोर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपके 40 में से कितना स्कोर बन रहा है सही। ठीक है, चलिएगा जीएस का सेक्शन आपका पहला प्रश्न 61वां, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है या छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं? बताइएगा। पहला ऑप्शन बेरोजगार व्यक्तियों से या 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से या फिर किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना या फिर गृहिणियों में बेरोजगारी से, इसमें किसको हम छिपी बेरोजगारी कह सकते हैं? बताइएगा। तो सही उत्तर कौन सा इसका? सी, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। जैसे भारतीय कृषि है, कृषि में माना 4 लोगों की जरूरत थी, वहां पर कितने लगे पड़े? 10 लोग लगे पड़े, यानी कि 6 लोग क्या है बिना मतलब के लगे हुए, वही क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी। हमको लगता है कि वो 6 लोग काम में तो लगे हैं, रोजगार में लगे हुए दिखते हैं, लेकिन असल में रोजगार में नहीं होते हैं, उनकी वहां पर जरूरत ही नहीं होती, वही क्या है? छिपी बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है अपनी गति से या शुद्धता से या फिर स्मृति से या इन सभी से? बताइएगा, कंप्यूटर अपनी शक्ति किससे प्राप्त करता है? तो उपयुक्त इन सभी से अपनी शक्ति क्या करता है? प्राप्त करता है। सही उत्तर कौन सा इसका? डी। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन का क्या उद्देश्य है? आर्थिक नियोजन
क्यों किया जाता है? आर्थिक असमानताओं में कमी लाने के लिए, पहला कथन इसमें दिया गया कारण। दूसरा, आर्थिक समृद्धि के लिए, या तीसरा, गरीबी निवारण के लिए, चौथा, आत्मनिर्भरता। बताइए इनमें से किस कारण के लिए भारत में आर्थिक नियोजन किया जाता है? बताइए चार जो कथन दिए गए हैं इसमें से सही कौन कौन से कथन इसमें है, बताइएगा। क्यों किया जाता है भारत में आर्थिक नियोजन? तो इसका सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी, 1 2 3 4 इन सभी कारणों के लिए क्या किया जाता है भारत में? आर्थिक नियोजन किया जाता है। सही उत्तर कौन सा इसमें? ए। आर्थिक असमानताओं में कमी लाने के लिए, आर्थिक समृद्धि लाने के लिए, गरीबी निवारण के लिए और आत्मनिर्भरता लाने के लिए भारत में आर्थिक नियोजन किया जाता है। अगला 64वां प्रश्न, अलीगढ़ में मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? बताइएगा। अलीगढ़ मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खान, मौलाना हसरत मोहानी या डॉक्टर जाकिर हुसैन। बताइएगा सही उत्तर कौन सा है? तो सही उत्तर बी, सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में भारत में किसको जाना जाता है? पंचायती निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय स्वशासन की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में हम किसको जानते हैं? ऑप्शन पहला ए, लॉर्ड मार्ले को, लॉर्ड मिंटो को, या लॉर्ड मोंटेंग को, या लॉर्ड चेम्सफोर्ड को। इसमें किसको हम भारत में पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जानते हैं? तो सही उत्तर कौन सा इसका? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला, पंचायती राज की आधारशिला क्या है? ऑप्शन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा पंचायती राज की आधारशिला क्या है, इसमें से बताइएगा। सही उत्तर बी, ग्राम पंचायत क्या है? पंचायती राज की आधारशिला। तो यहां पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में भी अंतर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ग्राम सभा किसे बोलते हैं? निर्वाचक नामावली, वोटिंग लिस्ट में गांव के जितने लोगों के नाम होंगे उनसे मिलकर जो सभा बनती है उसको ग्राम सभा कहा जाता है, यानी लोगों की आम सभा जहां लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। लेकिन जो ग्राम पंचायत होती है वो प्रशासनिक व्यक्तियों की क्या होती है? पंचायत होती है। वहां पर चुने हुए वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान, उप प्रधान, पंचायत सचिव ये बैठते हैं, उसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। जहां पर आम लोग बैठते हैं, जो आपके निर्वाचक नामावली में उनका नाम होता है, उन्हें क्या कहता है? ग्राम सभा कहा जाता है। अगला 67वां प्रश्न है, राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? बताइएगा राष्ट्रीय गृह बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या फिर नई दिल्ली? बताइएगा कहां पर है? नई दिल्ली में राष्ट्रीय गृह बैंक स्थित है। सही उत्तर डी। अगला प्रश्न 68वां, अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता? बस प्रश्न की आपको लैंग्वेज पकड़नी है, आपको इसकी भाषा प्रश्न की पकड़ में आ गई तो प्रश्न आप पे कम से कम गलत होंगे। तो मेन कारण है पेपर में प्रश्न की हमको भाषा शैली पकड़नी आनी चाहिए, आखिर वो क्या पूछना चाह रहा है। बताइएगा अंतिम औपचारिकता क्या है, यानी पूछ रहा है अंतिम कौन सा प्रोसीजर है जिसके बिना हमारे देश में कोई भी कानून यानी केंद्रीय कानून विधेयक नहीं बन सकता। ऑप्शन राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर, या राज्यपाल के हस्ताक्षर, या प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या? सही उत्तर ए। चलिए आगे देखते हैं। 69वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को निर्देश कर सकती है। बताइए किस सूची के संदर्भ में केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है? बताइएगा ऑप्शन संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। बताइए इनमें से किस सूची के संदर्भ में
केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। तो उपयुक्त सभी के संदर्भ में क्या कर सकती है, वो राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। तो सही उत्तर आपका बी। चलिए अगला प्रश्न है, 17वां प्रश्न है, भारतीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला इसमें स्टेटमेंट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। दूसरा, तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकीकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग, यह सही है आपका, और तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकीकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। तो ये दोनों क्या हैं, सही हैं। तो उपयुक्त 1 और 2 दोनों सही हैं, सही उत्तर बी। चलिए आगे देखते हैं, ईपीएफ। ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है बताइएगा। ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रायोरिटी फंड, एम्प्लॉयज पर्सनल फंड या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फाइनेंस, बताइएगा क्या होगा सही उत्तर। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ। अगला 72वां प्रश्न है, क्या संसद संविधान की आधारिक संरचना में परिवर्तन कर सकती है। ऑप्शन नहीं, हां, या संसद राज्यों की विधानसभाओं के साथ मिलकर यह कार्य कर सकती है, या स्थिति अस्पष्ट, बताइएगा। तो इस स्थिति में के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद दिया था, जिसको हम आपका 1973 में, कौन सा उसका मैं भी नाम मेरे को याद नहीं आ रहा आप लोगों के लिए, तो केशवानंद भारती वाद। तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद दिया, केशवानंद भारती, इसमें कहा था सरकार संविधान में चेंज कर सकती है, लेकिन उसकी जो मूल संरचना है या मूल भावना है वो उसको कम करने वाली ना हो या उसको खत्म करने वाली नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नहीं, आधारिक संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। 73वां प्रश्न देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है बताइएगा। तो थोड़ा आप अनुमान लगाइएगा, लक्षद्वीप आप किस राज्य के आसपास आपको मिल सकता है। तो ऑप्शन तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़, बताइए कौन सी भाषा बोलते हैं यहां पर लक्षद्वीप में। तो मलयालम, कौन सी, मलयालम यहां पर बोली जाती है, सही उत्तर सी। 74वां प्रश्न आपके लिए, पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा भारत में लागू किया गया था। लॉर्ड मेयो था, या लॉर्ड विलियम बेंटिक, या लॉर्ड केनिंग था, या फिर लॉर्ड वेलेजली, कौन था बताइएगा। पोर्टफोलियो, इसको हिंदी में बोलेंगे तो विभागीय प्रणाली। इसमें से विभागीय प्रणाली को किसके द्वारा शुरू किया, यानी विभागीय प्रणाली जैसे भी आपका कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, कोयला मंत्री, आपका पेट्रोल मंत्री, एविएशन आपका मिनिस्टर, तो इस तरीके से जो विभाग हैं, तो इस तरीके से पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया बताइएगा। तो लॉर्ड केनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया था। आगे देखते हैं, खेतड़ी स्थित मुख्य उद्योग कौन सा है, खेतड़ी किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। एल्युमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, या अखबारी कागज, या इस्पात, बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है। तो तांबा उद्योग के लिए खेतड़ी क्या है, प्रसिद्ध है। अगला, भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। भारत निर्माण कार्यक्रम सन 2000, सन 2004, सन 2005 या सन 2007 बताइएगा। भारत निर्माण कार्यक्रम, तो सही उत्तर सन 2005 में इसको शुरू किया गया था, भारत निर्माण कार्यक्रम को। आगे देखेंगे, 77वां प्रश्न है आपके लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत कब से की गई थी बताइएगा। सन 2003, 4, 11 या 13, इसमें से किस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत की गई। सन 2013, तो सही उत्तर डी, 2013 में भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे बताइएगा। सरदार बलदेव सिंह,
जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जगजीवन राम? बताइए कौन था कृषि एवं खाद्य मंत्री? सही उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री। अगला, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है डफला, नागा, मिकिर या बरेल? बताइए कौन सी पहाड़ियां इसमें से अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो सही उत्तर डफला। कहां है आपका ये? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा बांध स्थित है, बताइए किस राज्य में तुंगभद्रा? गोवा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र? कहां स्थित है तुंगभद्रा? तो सही उत्तर कर्नाटक में। 81वां प्रश्न आपके लिए, संसद के किसी सत्र के 17 अवसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समय अंतराल क्या कहलाता है? संसद के किसी सत्र के 17 अवसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समय अंतराल क्या कहलाएगा? स्थगन कहलाएगा, या सदन भंग होना, या अनिश्चितकालीन स्थगन, या विश्रांति काल? बताइएगा क्या कहते हैं इसको? विश्रांति काल इसको हम लोग कहते हैं। सही उत्तर इसका क्या है? डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82वां प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, या इसका हम उपसभापति कह सकते हैं, डिप्टी स्पीकर, तो इन पदों का सृजन किस वर्ष किया गया था? बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति पदों का सृजन किस वर्ष किया गया? 1935, 1951, 1947 या 1921? बताइएगा कब किया गया था? सन 1921 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी कि आपका लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन किया गया था। अगला, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? बताइएगा। चंद्रशेखर आजाद दिल्ली बम कांड, जानते हैं क्या इनको? नहीं, गलत है। भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस, यह भी गलत। राम प्रसाद बिस्मिल द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस, यह भी गलत। सूर्यसेन चटगांव, यह सही है। तो चटगांव आर्मरी रेड किसने डाली थी? सूर्यसेन ने। तो इनको मास्टर सूर्यसेन भी कहते हैं इनको। तो इसी से एक महिला जुड़ी हुई थी, इनकी संस्था थी आपकी पी मित्रा अनुशीलन समिति, तो उसी जुड़े व्यक्ति थे ये। तो इसमें तो सही है कौन सा है? चटगांव, जो आपका चटगांव आर्मरी रेड थी, तो उससे कौन जुड़े हैं? सूर्यसेन जुड़े हुए हैं। अगला, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहां किया गया था? बताइएगा फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहां किया गया था? टेक्सास में, गोल्ड कोस्ट में, या मोंटेवीडियो में, या फिर लिस्बन में? बताइए कहां किया गया था? सही उत्तर मोंटेवीडियो में। मोंटेवीडियो में पहला फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ था। 86वां प्रश्न देखते हैं, तो 85वां प्रश्न आपके लिए, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान कहां स्थित है? टंगस्टन के लिए डेगाना खान, बताइए कहां स्थित है? याद रखिएगा, जो डेगाना खान किसके लिए है? टंगस्टन के लिए। कहां है आपका? सही उत्तर राजस्थान। कहां स्थित आपकी है डेगाना खान? राजस्थान में। अगला, कंप्यूटर स्क्रीन का वह भाग जहां पर कंप्यूटर स्क्रीन का वह भाग जहां पर उपयोगकर्ता विभिन्न कार्य संपन्न कर सकता है क्या कहलाता? बताइएगा विंडो, विंडोज, वर्ड कार्ड या विंचर्स डिस्क? बताइएगा सही उत्तर क्या इसका? विंडो। सही उत्तर कौन सा इसका आपका? ए। अगला 87, सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? सभी विंडो हमने इस बार मिनिमाइज करनी है, तो बताइएगा कौन सा उत्तर है? सही उत्तर आपका विंडोज लोगो और एम। अगला प्रश्न, फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है फाइल को नाम देने के लिए, फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए, या फाइल को पहचानने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। 89वां प्रश्न आपके लिए,
प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जहां पर ईमेल अकाउंट में स्टोरेज एरिया होता है क्या बोलते हैं उसको, अटैचमेंट बोलते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं, या मेल बॉक्स बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं बताइएगा, क्या बोलते हैं उसको, मेल बॉक्स। सही उत्तर कौन सा है, सी। अगला, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का मतलब क्या होता है बताइएगा, DOS, डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्टेंट ऑपरेटर सर्विस, या इनमें से कोई नहीं बताइएगा, DOS का मतलब। तो क्या होता है इसका मतलब, डिनायल ऑफ सर्विस। सही उत्तर ए। चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं जरा सा, तो आप लोग इनको सॉल्व खुद कीजिएगा। अगर कुछ भी आपको किसी प्रश्न में आपको समस्या होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इनको आपको सॉल्व करने बैठूं तो वीडियो लंबा बन जाएगा। तो आप लोग इन्हें खुद से कीजिएगा कि किस तरीके से आपके होंगे। मैं आपको इनके आंसर बता देता हूं। तो इसमें जो आपका 91 है, इसमें आपने लुप्त संख्या याद करनी है यहाँ पर। तो इसमें किस तरह चल रहा है, तो इसमें पहले का उत्तर आपका सी है। और अगला 92, तो एक डायग्राम दिया गया है, इसमें भी आपने याद करना है। तो अगर आपको कहीं पर कुछ नहीं हो पाएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने सॉल्व करने बैठूंगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी। तो बताइएगा। तो इसका आपका 92 का बी है, 21 आंसर है इसका। अगला स्टेटमेंट दिया है, कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। तो इसमें निष्कर्ष क्या है, इसमें डी है, कुछ कटखनी बिल्लियां हैं। चलिए 94वां, तो ये आपका वर्णमाला से क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर है आपका डी। 95 आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर आपका दक्षिण पश्चिम। तो आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा जरूर, क्योंकि ऐसे मत छोड़ दीजिएगा। तो आप लोग जीएस में आप लोग देखिएगा कितने आपका नंबर बन रहे हैं जीएस के सेक्शन में। और अगला दर्पण प्रतिबिंब है, आपने दर्पण प्रतिबिंब को पहचानना है। ये क्वेश्चन फिगर है और नीचे आंसर फिगर दी गई है, इसमें से आपने सही उत्तर छांटना है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका डी, चौथा फिगर है इसका। अगला, इसमें आपका जो उत्तर है 43 आएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो आपको वहाँ पर इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। अगला जल प्रतिबिंब है, एक क्वेश्चन फिगर और नीचे उसके आंसर फिगर दी गई है। तो इसमें आपका कौन सा है, तीसरी आंसर फिगर है इसका। अगला, तो शब्दों के आपस में संबंध समझते हुए आपने ये बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर है आपका